अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अरबाब न्याज़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड करने में 4 साल के अरसे में भी नाकाम हो गई है। हमने देखा है जो प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ था, जिसका टेन्योर ऑफ कंप्लीशन 27 माह था, वो तकरीबन 57 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी अब तक सिर्फ 75% कंप्लीट हुआ है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल PC1 जब एग्री हुआ था तो वो 1.3 अरब रुपए था, और उसके बाद कहा गया कि ये नवंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नवंबर 2021 भी गुजर गया, फिर कहा गया कि दिसंबर 2022 तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर 2022 नवंबर को भी ये मंसूबा, और जो आज हमने देखा अजीज मलिक साहब की स्टोरी थी, जब उन्होंने RTI से इंफॉर्मेशन निकलवाई तो पता ये चला कि जून 2023 में भी ये मंसूबा उस सूरत में मुकम्मल होगा जब CNW डिपार्टमेंट को इस हवाले से मुख्तस फंड्स जारी किए जाएंगे। यानी जून 2023 में भी इसके मुकम्मल होने की उम्मीद उसी सूरत में है जब इसके फंड्स जारी किए जाएंगे। और यह मंसूबा जिसकी लागत अब अपनी जो असल लागत है उससे दुगनी हो चुकी है, यानी अब ये अपनी डबल कॉस्ट पर आ चुका है। इस मंसूबे के हवाले से एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी सामने आई, जिस रिपोर्ट को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सेक्शन ने जारी किया था। उस रिपोर्ट के अंदर भी यह बताया गया था कि इस मंसूबे के अंदर किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते वक्त मुबैना तौर पर बदउनवानी और दीगर अनासर भी शामिल हैं, क्योंकि जिस बुनियाद पर यह ठेका दिया गया या जिस बुनियाद पर भी यह काम हुआ उसमें कुछ करप्शन के उनसर भी पाए गए हैं। साथ साथ इस मंसूबे की लागत बढ़ने से जो मुख्तलिफ तौजीहात या वजूहात पेश की गई वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यानी एक तो हम आपको बता रहे हैं कि CNW डिपार्टमेंट ये कहता रहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। दूसरा एक मौक़िफ़ हमने ये भी सुना वहां के स्पोर्ट्स बोर्ड से या स्पोर्ट्स की मुताल्लिका मिनिस्ट्री से कि क्योंकि इसकी हाइट 64 फुट के ऊपर कुछ एक काम करना था और पाकिस्तान में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेडियम और कोई इंटरनेशनल शायद नहीं बना, या जो उन्होंने तौजी पेश करी, तो इस वजह से इसकी जो हाइट की वजह से जो काम था इस वजह से ताखीर का शिकार हुआ। एक और लॉजिक ये भी सामने आई कि ये क्योंकि इसमें कुछ इंपोर्टेड मटेरियल्स का इस वक्त इस्तेमाल था और इंपोर्ट करने में वक्त लगा, इस वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। अब असल सूरत हाल ये है कि जो प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट में होना था उसकी कॉस्ट डबल हो चुकी है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जून 2023 में भी कंप्लीट होने का चांस नजर नहीं आता। एक रिपोर्ट जो सामने आई, इस रिपोर्ट को आज आपके सामने रखते हैं। 4 साल में जो क्रिकेट स्टेडियम है इसकी तामीर में खैर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने दौर इख्तियार के 4 साल में अरबाब न्याज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तामीर है ये मुकम्मल करने का सोचा था, लेकिन ये इसमें नाकाम रही है। इब्तदाई लागत दुगनी होकर तकरीबन 2 अरब रुपए तक पहुंच गई है। CNW डिपार्टमेंट ने फंड्स ना मिलने की सूरत में जून 2023 तक मंसूबे को मुकम्मल करने से इनकार कर दिया। 27 माह के प्रोजेक्ट में तकरीबन 57 माह लग चुके हैं, लेकिन फिर भी 75% सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका है। 25% काम अभी भी बाकी है। मंसूबे की लागत में मजीद इंसाफे का भी इम्कान है, और सितंबर 2022 में महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ठेकेदार और कंसल्टेंट मुबैना तौर पर ना तजुर्बेकार थे, जिसकी वजह से ताखीर हुई और खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में मंसूबे में संगीन बेजाब्तियों का इंकशाफ भी किया गया था। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम की तामीराती काम और कंसल्टेंसी का ठेका देते हुए यह भी कहा गया था कि मैरिट की पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया, जिसके बायस मुकर्ररा मुद्दत में काम नामुकम्मल हो सका। और अरबाब न्याज स्टेडियम की तामीर नौ का आगाज जो कि 18 अक्टूबर 2018 को किया गया था, इसकी तकमील की तारीख 24 नवंबर, इनिशियली जो तारीख थी वो 24 नवंबर 2021 थी। सूबाई हुकूमत ने PC1 1 अरब 37 करोड़ 78 लाख रुपीस की मंजूरी दी थी। स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका है। जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसने लागत 1 अरब 37 करोड़ 78 लाख से बढ़ाकर 1 अरब 94 करोड़ 61 लाख के लिए नजरसानी शुदा PC1 तैयार किया था, और इस नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी दी गई थी और तकमील की नई तारीख दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई थी। तकमील की नई तारीख 30 जून 2023 अब जो कहा गया है कि मुकम्मल जो पता चला है कि अब 23 जून 2023 है, और वो भी मशरूत उस बात पर है कि फंड्स मिलेंगे। अब तक मुख्तलिफ ठेकेदारों को तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ 64 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं, और रवा साल के अंदर जून 2023 तक मंसूबे को मुकम्मल करने का काम
जो है कहा जा रहा है कि मुमकिन नहीं होगा। असल PC1 के मुताबिक मंसूबा शुरू होने की तारीख 18 अक्टूबर 2021 थी और तकमील की तारीख 24 नवंबर 2021 थी, लेकिन कुछ गैर मुतवक्का वजूहात की बिना पर मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। नजरसानी शुदा PC1 में तकमील की तारीख 30 जून 2023 मुकर्रर की गई थी। फंड जारी नहीं किए गए, एक ये भी तौजी आई कि फाइनेंस नहीं था। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि डिजाइन के मसाइल की वजह से कहा गया कि तामीर में ताखीर हुई और जो स्पोर्ट्स बोर्ड ने मौकिफ दिया। फ्लड लाइट्स और डिजिटल स्कोर बोर्ड के मुआहदों पर दस्तखत होते फिर मनसूख किए गए। मंसूबे की मंजूरी इब्तदाई तौर पर 20 सितंबर 2017 को PNW ने दी थी और सेक्रेटरी खेल खैर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद साहब ने बयान दिया था। लागत 1 अरब 37 करोड़ 78 लाख रुपए थी, फिर बढ़कर कहा गया था कि हतमी मंजूरी जो थी इसकी PC1 की 2 जनवरी 2018 में दी गई थी और ठेकेदार को 4 अप्रैल 2018 को 27 माह की जो इसमें मुकम्मल करना था, तकमील करनी थी इस प्रोजेक्ट की, लेकिन ये मुमकिन हो नहीं सका। एक और फेलियर आज प्रोग्राम में हम बेनकाब कर रहे हैं और अरबाब नियाज स्टेडियम इंटरनेशनल ना बनने से कितना नुकसान है इस पर ही बात करते हैं और इसमें वजह क्या है इस पर ही बात करते हैं। समर हारून बिलोर साहबा तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी की प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आगाज करते हैं। ऑप्सो कैसे देख रही है समर साहबा, ये बताइएगा, ये एक बड़ा मंसूबा है, इसको अपग्रेड करना था, जिस तरह हमने तफसीलात बताई नहीं हो सका। आज एक स्टोरी भी आई, एक रिपोर्ट भी इससे पहले सितंबर 2022 में आई। ये आपको लगता क्या वजह क्या है? डिजाइन है, फंड्स है, नाअहली है, क्या वजह है आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया ताकि मैं पेशावर में बैठ के आपको जो हकायक हैं उनसे आगाह कर सकूं। हम तो पिछले 4 साल और अदर हम पिछले 9 सालों से चीख रहे हैं कि जो बदतरीन करप्शन का बाजार पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में गर्म किया गया है उसकी कोई हमारे सूबे की हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं है। ये तहरीके इंसाफ जो एक बर्बादी का मिशन लेके हमारी हुकूमत सूबे पे मुसल्लत हुई है, इन्होंने हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 80 अरब रुपए से लेके 800 अरब रुपए का कर दिया है। और इन्होंने इसलिए कर दिया है कि पहले तो इन्होंने वेरी फ्यू एंड फार, मतलब बहुत गिने चुने कोई मेगा प्रोजेक्ट्स को टच किया है, लेकिन क्योंकि उन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग और लोन्स हासिल करने के लिए इन्होंने जाली अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई हैं। आज भी द न्यूज़ जो कि बहुत मारूफ अखबार है उसमें पूरी डिटेल्ड आर्टिकल आया हुआ है कि टेंडर को कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने में काफ़ी ग्लेरिंग बेज़ाब्तियां की गई हैं, मतलब वो उन्होंने सारी पॉइंट आउट की हैं। इन्होंने BRT का प्रोजेक्ट भी इसी तरह बनाया, टाइम फ्रेम इन्होंने पहले गलत लिखा, जब ये फंडिंग ले लेते हैं फौरन उनसे लोन्स ले लेते हैं, फिर इनसे मंसूबा वो कंप्लीट नहीं होता और एक इनकी अपनी किक बैक्स एंड करप्शन का मामला चल रहा है। फिर वो जो डबल ट्रिपल जाता है तो आप सोचें कि हम वो मकरूज कितने ज़्यादा हो जाते हैं, वो चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। एक और बात मैं आपकी तवज्जो पे लाना चाहूँगी कि चंद दिन पहले देखिए पेशावर वो शहर है, मेरा हल्का कदीम पेशावर जो किस्सा खानी बाज़ार और नमक मंडी का इलाका है वो मेरे हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे आज भी जगह की तंगी की वजह से बच्चे टाट पे बैठ के कारपेट पे बैठ के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो फर्नीचर डालते हैं तो उनके वो बच्चे फिट नहीं हो सकते और डिपार्टमेंट के पास नए कमरे डालने की या बुनियादें खोल के नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के पैसे नहीं हैं। अरबों रुपए की लागत से ये स्टेडियम रेनोवेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। हयाताबाद में एक और स्टेडियम बनाया जा रहा है। 2 क्रिकेट स्टेडियम्स पेशावर में यकमुश्त बनाए जा रहे हैं और PCB चीफ रमीज राजा साहब कहते हैं कि पेशावर इज अ रेड लाइन फॉर फॉरेन टीम्स। मैं आप के चैनल की वसादत से ये याद करा दूं कि जो बहुत नाखुशगवार वाक़या सिंगापुर की टीम श्रीलंका की टीम के साथ हुआ था वो लाहौर में हुआ था, पेशावर में नहीं हुआ था। तो मतलब एक कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास, एक एक पैसे की जरूरत है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। जब आपने इंटरनेशनल मैचेस कराने नहीं हैं तो ये पैसे इन 2 स्टेडियम्स में क्यों पंप हो रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला है? और जब ये बना रहे हैं तो आपकी इनकी सिक्योरिटी का क्या प्लान है, प्लेयर्स को ठहराने का आपका क्या प्लान है कि नहीं ये अपने पसंदीदा फर्म्स को या अपने पसंदीदा लोगों को ये खुश करने के लिए ये स्टेडियम आप बना के फिर उनसे वाइट एलिफेंट्स बना देंगे। तो मतलब ये सिर्फ स्टेडियम तक की इनकी नाअहली महदूद नहीं है, आगे मैचेस कराने की, प्लेयर्स को रखने की, उनकी सिक्योरिटी की, उनकी रिहाइश की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई।
और समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक पूरा फेलियर बीआरटी की तरफ बन चुका है। आप क्या, क्योंकि आप लोग बीआरटी के मामले को लेकर नैब भी गए हैं, आप लोग बीआरटी के मामले को लेकर अदालतों में भी गए हैं, क्या अरबाब नियाज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तामीर में होने वाली ताखीर और इस वजह से जो नुकसान होगा, न सिर्फ पेशावर का एक इंटरनेशनल इमेज बनता है यहाँ पे मैचेस, और दूसरा वहां के लोग एंटरटेन होते हैं पीएसएल या दीगर मैचेस, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इसको भी नैब में या एंटी करप्शन अथॉरिटीज के पास या फिर अदालतों में लेकर जाएं इस ताखीर को और इसमें होने वाली बेजाब्तगियों को बेनकाब करें आगे जाकर? डेफिनेटली जी, यहाँ इन्होंने जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट जो पास कराया है और जिसका बहुत ढंढोरा पीटा है, उस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी हमने इस जो स्टेडियम की इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अबाउट 5-6 महीने पहले से मांगे हुए हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम जैसे ही अपना पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे हम कोर्ट भी जाएंगे और हम इस्लामाबाद में नैब से भी रुजू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक स्टेडियम बनाने का मामला नहीं है, ये एक असेसमेंट करने का मामला है कि एक शहर में, एक सूबे में जहां पे अभी भी बच्चे सड़कों पे सो रहे हैं क्योंकि फ्लड्स ने उनके घर तबाह कर दिए हैं, जहां पे हाई रिस्क पोलियो का है क्योंकि हमारे सुएज में दुनिया जहान की, हम पेशावर के सुएज में हर बीमारी फैल रही है। हम ये लाखों अरबों रुपए उधर नहीं लगा रहे और इधर लगा रहे हैं, और फिर हम उसको कंप्लीट करने की किसी टाइम फ्रेम में भी नहीं है। हम फॉरेन वहाँ पे इमेज बिल्डिंग भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस की भी प्लानिंग नहीं करे, तो फिर ये बन किस लिए रहे हैं? तो डेफिनेटली ये तो एक नैब का केस बनता है और हम अपनी पार्टी की तरफ से जो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, क्योंकि हमने भुगते में हैं गलत केसेस, जाली इल्जाम। हम वो लोग नहीं है कि पहले इल्जाम तराशी करें और बाद में उसको प्रूव करें, पहले सारे सबूत हाथ में लेके हासिल करके उसके बाद। अच्छा, दूसरा बात ये बताएं, क्योंकि इसमें इस प्रोजेक्ट को हमने जैसा देखा कि बार बार डेट्स में जो तब्दीली आई, तो ये हमने बताया भी इब्तिदाई में कि मौकिफ मुख्तलिफ आए। एक मौकिफ ये है जी कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है कि हम इसको इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकें, जो CNW डिपार्टमेंट कह रहा है। और दूसरा ये स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि इसका डिजाइन इतना टेक्निकल था कि इस वजह से इसको इंप्लीमेंट करना या इसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो रही थी, या इसमें इंपोर्टेड आइटम्स थे, इस वजह से इसमें कुछ डिले आया। तो क्या ये फंड्स की किल्लत है, वही फंड्स जिसके बारे में माली बहरान कहा जा रहा है, सूबा शिकार है और बड़े मंसूबे रुक चुके हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, क्या ये वजह भी हो सकती है जिस वजह से ये रुक गया है मंसूबा या कंप्लीट नहीं हो रहा, कि फंड्स नहीं है इनके पास? देखिए जी, मंसूबा जिन पैसों में बनना था उनसे तो मंसूबा दुगना महंगा हो गया है ना। अगर टाइम पे बनता, सही तरीके में बनता, तो मंसूबा इनके आधे कॉस्ट में कंप्लीट हो जाता। ये तो इनकी नाअहली है कि अगर वो BRT ले, अगर वो मालम जब्बा ले, अगर एक्सप्रेसवे ले, जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने हाथ लगाया वो प्रोजेक्ट 2 to 3 टाइम्स अपने टाइम फ्रेम में बनता है और कम से कम उसकी दुगनी कीमत हो जाती है। आप जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देखें तो ये प्रोजेक्ट तो बहुत ओवर बजट हो गया। बजट के साथ तो ये कंप्लीट नहीं कर सकते। डिजाइन पास करने वाले भी ये थे, डिजाइन बनाने वाले भी ये थे, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने वाले भी ये थे, इसमें तो किसी और की कोई अमल दखल ही नहीं है ना। सारा जो ये है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैन्यूवर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, इंजीनियर्ड एक ये सेटअप है। अब उसके जो फॉल आउट्स हैं तो अब ये भुगतेंगे ना, इसमें फंड्स की किल्लत कहां से आ गई जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, आप लोगों ने प्रॉपर्ली बजट किए होते। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी जब PC1 मंजूर हो रहा होगा तो जाहिर बात है इन्होंने प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद ये फिगर्स निकाली होंगी। जब हम बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तो वहां का इरिगेशन डिपार्टमेंट कुछ डैम्स भी बना रहा है, और मैं उस दिन अजहर माशवानी साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कुछ अपडेट शेयर की हुई थी कि बताया था, मैं आपको मुख्तलिफ डैम्स की फोटो दिखाता हूँ। मोहम्मद डैम है जिसको उन्होंने जो लफ्ज कहा गए थे कि अनदर प्रोजेक्ट इनिशिएटेड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनिशिएटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया था मोहम्मद डैम के हवाले से। मोहम्मद डैम वाज इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट अयूब खान। एग्जैक्टली। अच्छा, समझ आया। मैं आ रहा हूं आपके पास, अगर एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं पहले दिखा दूं कि ट्वीट्स क्या हैं। ये फोटोज जो शेयर की गई थी मोहम्मद डैम की, उसके साथ बाजोड़ में रघागन इरिगेशन डैम की, जो एक छोटा डैम है, उन्होंने कहा कि स्मॉल डैम्स डायरेक्टेड इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और फिर उसके साथ आपको एक और डैम की भी फोटो, अब्दुल शकूर डैम है जो पानी के लिए कहा गया कि स्टोरेज है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ डैम्स है जिनकी तस्वीर शेयर की गई कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या हम बना रहे हैं। अब मोहम्मद डैम जो है उसकी जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा की तरफ से उसकी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट
आप जाके देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम्स में ये मेन रिपोर्ट है। ये सितंबर 2017 को इस वक्त जो है ये जारी की गई वापडा की तरफ से, और इस वक्त हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत थी इस वक्त और क्या मामला थे और क्या नहीं थे। सितंबर 2017 में नून लीग इस वक्त बरसर इक़्तिदार थी ये, और इससे कई साल पहले से इसकी असेसमेंट्स और जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटीज होती हैं वो काम हो रहे थे। लेकिन ये कहा जा रहा है जी कि इनिशिएट ही हमने किया इस डैम को, अब ये भी खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सर से आ रहा है। लेकिन समझ साहब ये बताएं, ये वाकई में ये खैर पख्तूनख्वा हुकूमत बना रही है ये डैम, ये मजाक है ये? प्लीज बताएं समझ साहब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इतनी नाअहल है कि ये 9 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। इन्होंने LRH का पट्टा बिठा दिया जो अंग्रेजों के वक्त का छोड़ा हुआ हमारा अस्पताल था, जिसने इस सूबे मतलब इसके पूरे सूबे से इसके ऊपर एक बर्डन था। तो आप मुझे बताएं कि ये डैम बनाने वाली शक्लें हैं, और ये ट्वीट्स करके और टिकटॉकर्स से और यूट्यूबर्स के साथ मिलकर डैमें बन सकती हैं। इस डैम के ऊपर काम सदर अयूब की हुकूमत से हो रहा था, और अभी भी हमारी आर्म फोर्सेस जो कि लोकल लोग हैं जिनसे ये ज़मीन ली जा रही है, जिनका ये वहाँ पे उनके अपने मालियत की मिल्कियत की ज़मीनें थी, वहाँ पे पाकिस्तान फौज उनके साथ निगोशिएशंस कर रही है क्योंकि हुकूमत हैंड्स अप हो गई है। हुकूमत ना वहाँ पे लोकल जो लोगों को वो दे रही है। मोमन एजेंसी से जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है वो अवामी नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ना हो कोई 1000 दफ़ा एहतजाज असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर किया है। अच्छा। कि जब ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, इतने सालों से इसके ऊपर वर्किंग हो रही है जी। तो जो लोकल मोमंद एजेंसी के लोग हैं उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, एटलीस्ट अनस्किल्ड लेबर तो उनका होना चाहिए। तो वो भी हुकूमत नहीं मानती, और इतना बड़ा वहां पे लोकल्स के साथ इन्होंने तजाद की सूरत हाल बना दी है। तजाद बना के अब ये पीछे हट गए कि हमसे संभल नहीं रहा। अच्छा, इस डैम वाली बनाया हुआ घर जो छोटे डैम वो हमारी अफवाज साफ कर रही है। समझ साहब मैं इस पे आता हूँ, मजीद आपसे गुफ्तगू भी करता हूँ, छोटे डैम्स के ऊपर भी आते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो हम तादरी, वहां पर भत्ताखोरी और जराइम के बढ़ने से कितना परेशान है ये भी आपके सामने स्टोरी रखेंगे, और ये बताएंगे खुद तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ ट्रेडर्स विंग है उसने इमरान खान साहब को एक खत लिख दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खत है, ये आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने आपको अरबाब न्याज इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में बताया कि किस तरह PC1 मंजूर हुआ, फिर एवेल्युएशन हुई, कॉस्ट बढ़ती गई, प्रोजेक्ट का हाल इस पर कंप्लीट नहीं हो सका है, और अभी भी कहा जा रहा है कि जून 2023 में ये पाए तकमील तक पहुंचे या ना पहुंचे इस बारे में हतमी राय नहीं दी जा सकती क्योंकि फंड्स की किल्लत है। साथ साथ आपको यही बताया कि डैम्स के हवाले से, जैसे मोमन डैम है, ये कहा जा रहा है कि इनिशिएट किया इमरान खान साहब ने, उसके असल हकाइक आपके सामने बयान किए हैं। छोटे डैम्स पर आने से कबल आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंटरेस्टिंग लेटर आपको बताते चले, बल्कि कहा जाए तो अलमनाक और अफसोसनाक बात है कि खैर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए जराइम की वजह से ताजिर बरादरी नाला है, ताजिर बरादरी मुतासिर भी हो रही है, सनतकार मुतासिर हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। आज एक खत जो कि इंसाफ ट्रेडर्स विंग की तरफ से, यानी उनके एक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के ही रहनुमा की तरफ से लिखा गया, जिसको आतिफ हलीम साहब ने लिखा, जो खत डायरेक्टेड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ। इस खत में उन्होंने लिखा कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन योर काइंड अटेंशन दैट एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग हैज स्टार्टेड अगेन इन खैबर पख्तूनख्वा एंड स्पेशली इन पेशावर। Once again, the situation has reached at an alarming situation. Current incident of throwing of bomb at the house of Mr. Haji Mohammad Javed, ex-physical minister NWFP, and Senator Hidayatullah are the recent incident of such kind. My father was also a victim of extortion and was murdered in 2016 after refusing to pay extortion. इन्हें जो ने खत लिखा है बता रहे हैं कि उनके वालिद भी भत्ताखोरी की वजह से शहीद कर दिए गए थे साल 2016 में, और वो मजीद लिखते हैं कि we have conveyed the message to the highest possible level at the government
of PTI in खैर पख्तूनख्वा, but regretfully no action has been taken so far. यानी हुकूमत में तमाम मुताल्लिका हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर चुके हैं, खुद इंसाफ ट्रेडर्स फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रेडर्स विंग से, और लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है. The people of KP and especially the people of Peshawar are very scared and concerned about the rising trend of extortion and kidnapping. इस खत में मजीद लिखा गया कि it is requested to please intervene and take the concrete control of steps to control the situation. और आगे वो लिखते हैं कि I would also like to take opportunity to bring into your attention to the reason of snatching and killing the people who refuse to cooperate with snatchers. One recent example is killing of Pakistan custom official who was held at gunpoint in posh area of Gulbahar, Peshawar, and was later killed after looting. और फिर मजीद वो कहते हैं जी कि मुलाकात का वक्त भी दें. और ये जो ख़त है आतिफ हलीम साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पेशावर चेंबर एंड कॉमर्स के, और इसके साथ मेंबर हैं CEC इंसाफ ट्रेडर्स विंग के, यानी तहरीक इंसाफ के अपने इंसाफ ट्रेडर्स विंग के एक रहनुमा हैं जो ये ख़त लिख के बता रहे हैं कि उनकी जान खतरे में है और सबकी जान खतरे में है. मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हम सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स के शाहिद सीनियर नायब सदर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं. समर साहबा भी हमारे साथ मौजूद है, समर बिलोर साहबा. मैं आपसे पूछना चाहूँगा शाहिद हुसैन साहब, क्या मामला इतने गमगीर हैं, आप लोगों ने अपने चेंबर के तौर पर भी इन्फॉर्म किया है हुकूमत को, अमन अमान की सूरत हाल क्या है, ताजिर कितना मुतासिर हो रहे हैं, सनतकार कितना मुतासिर हो रहे हैं इस पूरे मामले से? शाहिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. जो पेशावर के हालात हैं लास्ट ईयर से, ये जो बदतखोरी की कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. शिकायत हमें भी बहुत ज़्यादा मौसूल होती है डेली बेस पे, इंडस्ट्रियल स्टेट से, गदून से, हतार से, और प्लस पेशावर की ताजर कम्युनिटी से. तो उसमें काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं. ऑलरेडी मुल्क का माशी ये सूरत हाल है, कारोबार है नहीं, लोग कारोबार के लिए तरस रहे. ऊपर से बदतखोरी की एक और अजाब आई है कि हर बंदे को कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं. लोग जब जाते हैं पुलिस के पास तो वहाँ से भी मुतमईन हो के नहीं आते. कोई हुकूमत की तरफ से भी कोई ठोस इकदाम नहीं देख रहे हैं हम कि वो हुकूमत उठा रही है. सूबाई हुकूमत मुसलसल एक बेचैनी है पेशावर की ताजर कम्युनिटी में. पुलिस के साथ जब ताजर चले जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसको आला हुकाम पुलिस से ये जवाब देती है कि जी आप कैमरे लगा लें, हम आपको असला का फॉर्मेट दे देंगे और अपनी हिफाजत खुद करें. तो बेचैनी की सूरत हाल है जी पेशावर में, और दिन ब दिन ये बढ़ रहे हैं. पेशावर में इतला हमें ये भी मौसूल होती है कि ई सिम यहाँ पे फरोख्त होते हैं डिफरेंट जगह पे $5 पे. कोई अफगानिस्तान का सिम यूज़ करता है, उससे व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को कॉल जाती है, मैसेजेस जाते हैं. और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि मतलब सेनेटर साहब को, आजी जावेद साहब को, बहुत से लोगों को और भी आई हैं, लेकिन चूंकि ये सियासी लोग हैं तो इनकी बात मीडिया तक पहुंच जाती है. अच्छा, तो शाहिद साहब ये क्योंकि आपने, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, शाहिद हुसैन साहब तक, शाहिद साहब जी आपसे पूछना चाहूँगा शाहिद साहब के, नहीं बल्कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको रिकनेक्ट करते हैं. ये ख़त आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपकी सनतें मुतासिर हो रही हैं, और वो ख़त लिखकर यानी हुकूमत को आगाह कर चुकी हैं, और हुकूमत के किसी फोरम से उनको जवाब मौसूल नहीं हो रहा, इसलिए वो इमरान खान साहब को लिख रहे हैं, खुद विंग के मेंबर हैं. समर साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? ये तो बहुत ही अलमनाक सूरत हाल और अफसोसनाक है कि अगर यहाँ पर सनतकार इतने बदजन हो चुके हैं कि अब वो उनके पास कोई चारा नहीं है, वो खुद लीडर हैं PTI के, वो इंसाफ विंग के, और वो लिख रहे हैं PTI चेयरमैन को कि आप कुछ कर लें. उधर होना उधर भी कुछ नहीं है, हमें पता है, लेकिन ये सूरत हाल इतनी गमगीर क्यों हो गई है समर साहब? देखिए जी, हम तो पिछले 1.25 साल से, अगर आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देखें तो हम ये इशू हाईलाइट कर रहे हैं. हम ग्राउंड पे वर्क करने वाले लोग हैं, अवामी सियासत में यकीन रखते हैं. हम कब से कह रहे हैं, मलकंड डिवीज़न से स्वात वैली में हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि जी वहाँ पे ये रीग्रुप हो रहे हैं तालिबान. और फिर कोई 6-8 महीने पहले हमने कहा था कि पेशावर के आउटस्कर्ट्स में रात को अनयूजुअल नकलो हरकत दिखाई देती है. हमने देखें जी, क्योंकि हमारे साथ हुकूमत बैठती नहीं है, हमारे मसाइल को वो संगीन लेती नहीं है, हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का या प्रेस हैंड आउट का ज़रिया है, उसके ज़रिए से हमने शवाहिद के साथ ये बात
वो की थी। आप खुद सोचें, ये जो इंसाफ ट्रेडर्स विंग है, ये एक बहुत छोटी सी इन ट्रेडर्स का एक विंग है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स पेशावर के हैं, वो मुख्तलिफ पीडीएम की जमातों के साथ वाबस्ता हैं, और वो बेचारे तो चीख चीख के थक गए। उनकी तो कोई FIR भी नहीं काटता, उनको ना कोई लाइसेंस की ऑफर करता है। लेकिन पेशावर में भत्ताखोरी इतनी आम हो गई है कि मतलब मेरे हल्के में जो इलेक्टेड लेबर काउंसलर्स तक की हैं, चेयरमैन तो बहुत बड़ी बात है, उनके घर पे भी हैंड ग्रेनेड से अटैक्स हुए हैं और पुलिस खामोश है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी। देखिए जी, CM साहब के अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट मट्टा है, वहाँ पे लाखों के लोगों का मजमा निकला था ये बदअमनी के खिलाफ। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, ये तो खैबर पुख्तूनख्वा में आम हो गई है, और पेशावर तो हमारा कारोबारी हब है, लेकिन इनकी PTI की तरफ से खामोशी होती है। ये किस लिए निकले कल परसों सड़कों पे एक SHO के खिलाफ? इनके MPAs भी निकले, उन्होंने उसको मुअत्तल भी करवाया कि जी SHO ने इनके किसी बंदे के ऊपर हाथ डाल दिया था, जो कि ऑब्वियसली किसी जराइम पेशा अनासिर के साथ मिला हुआ था। हमारी KPK पुलिस हर रोज नहीं तो हर दूसरे रोज कोई ना कोई शहादत जाम नोश कर रही है। आप मुझे बताएं कि इस माहौल में कितनी डीमोटिवेटेड होगी पुलिस, कितने डीमोटिवेटेड होंगे हमारे लोअर रैंक ऑफिसर्स। वो किस दिल से काम करेंगे, वो किसका क्या पता लगाएंगे? उनके अपना ही पता नहीं है, उनका अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी के ऊपर वो हाथ डालते हैं। और ये जिस तरह आप समझ सकते हैं, एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये कह रही हैं कि ये तो इंसाफ ट्रेडर्स विंग है, और जो दीगर लोगों के यानी और किसी जमात के या न्यूट्रल भी अगर जो ट्रेडर्स हैं जो काम कर रहे होंगे, उनको कितना मुश्किल होगा अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना। मैं क्योंकि शायद साहब ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मेरे हल्के में अच्छा एक लेबर काउंसलर है, रियाज उनका नाम है, उनके घर पे 2 महीने पहले दस्ती बम से हमला हुआ है। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली काफी डैमेज हुआ है। वो दिन और आज का दिन हम उनको असला फिराने का परमिट नहीं दिला सक रहे इस हुकूमत से, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारी तो जान की कोई वैल्यू ही नहीं है इनके पास, मतलब ना ये खुद तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते, ना हमें खुद तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने की सहूलत दे रहे हैं। हमारे साथ तो ये रवैया। शाहिद साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि सिम्स इजीली दस्तयाब हैं, जब आप पुलिस के पास जाते होंगे कंप्लेन करने, तो यकीनी तौर पर पुलिस की तरफ ये तो नहीं कहीं पुलिस कहती कि हम बेबस हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल सिम है, हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो तो उल्टा आपको कह देते हैं कि आप कैमरा इंस्टॉल कर लें अपनी जगह पर या अपनी प्रेमिसेस या अपने बिजनेस की जगह पर, तो ये तो मुकम्मल बेबसी है पुलिस की तरफ से। अगर यही रवैया या कोई एक्शन होता भी है? जी, सबसे पहले ज्यादातर लोग तो इतने मायूस हो चुके हैं कि उसको खत आ जाते हैं, कॉल आ जाते हैं, वो पुलिस के साथ जाते ही नहीं है, के पास जाते ही नहीं है। दूसरी बात, जो हमें शिकायत मौसूल होती है, आज भी मैंने ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन से बात कर रहा था, उनका यही रोना था कि जब पुलिस के साथ जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये सिम जो है, मतलब ये हम ट्रेस नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसी मतलब इत्मीनान बख्श बात इस ताजिर कम्युनिटी को पुलिस की तरफ से नहीं है। दूसरी साइड से जिस तरह समर बिलोर साहिबा ने फरमाया कि पुलिस भी बेबस हो चुकी है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा पुलिस ने भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे दी। सूरत हाल ये है कि मतलब अक्सर लोग जाते नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, वो डरते हैं, ओनली रोजनामचा वो दर्ज कर लेते हैं, FIR की तरफ भी नहीं जाते कि उन लोगों के हाथ इतने लंबे हैं कि उनको फिलफोर पता चल जाता है, और फिर किसी ने FIR काटा तो उसके घर पे दस्ती बम से हमला होता है, किसी पे फायरिंग होती है। जिनको कॉल्स आती है तो उनकी ये सूरत हाल है कि कोई भी बंदा सूबाई हुकूमत से या पुलिस से या इदारों से इत्मीनान नहीं रखता, ना इत्मीनान बख्श सूरत हाल है यहाँ पे, ना पुलिस ने अभी तक इन लोगों को कोई सेफ्टी दे दी, ना सूबाई गवर्नमेंट ने दे दी। लोग इस तरह है कि बेबस हैं, ज्यादातर लोग आपस में अंडर टेबल टॉक करके डील करके उनको पैसे दे देते हैं, जिससे वो लोग दिन ब दिन उनके पावर में, उनके ताकत में इजाफा हो रहा है। और आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है शायद साहब, ये बताएं, क्योंकि आप चेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सनतें हैं छोटी बड़ी, उनकी प्रोडक्शन, उनका एक्सपोर्ट्स या जो भी आप लोगों का इस वक्त आउटपुट होता है लोकल या एक्सपोर्ट, वो कितना मुतासिर हो रहा है इस पूरी सूरत हाल से? क्या और छोटे ताजरों का कितना नुकसान हो रहा है, बड़े ताजरों का लार्ज स्केल कितना नुकसान हो रहा है? कुछ असेसमेंट्स हैं आपके पास शायद साहब?
जी बिल्कुल है। देखें, एक तो हमारा सूबा जो है वो अफगानिस्तान से लिंक है। जी। अफगानिस्तान में लास्ट ईयर हुकूमत के चेंज होने से भी हमारे काफी कारोबार बंद हो गए। हमारी एसएमई सेक्टर जो है इंडस्ट्री की, वो तो बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है। दूसरा, टैक्सों की वजह से और कास्ट ऑफ जो यूटिलिटी कास्ट है, बिल है, वो इतने बड़े हैं कि सनत बिल्कुल चलाना एक जहाद है इस टाइम पे इस सूबे में। बहुत से सनती यूनिट बंद हो गए। छोटे लेवल के जो ताजिर हैं वो आप देख रहे हैं, ये तो पूरा मुल्क आपको नजर आ रहा है कि डॉलर की जो उड़ान है, जो लोग इंपोर्ट करते थे वो तो मुसलसल नुकसानात पे नुकसानात करते जा रहे हैं। लोगों ने सरमाए का लिए, लोग दिवालिया हो गए। छोटे ताजिर, बड़े ताजिर अभी सोच रहे हैं कि अपने सनतों को यहाँ से किसी और मुल्क को शिफ्ट करें। और लास्ट मंथ में हमारे पास ये रिपोर्ट बिल्कुल आई है कि कुछ सनतें यहाँ पे जो बंद पड़ी हैं, गैस की 300% इजाफे के साथ, 50 रुपए बिजली यूनिट के साथ, और बाकी 47 इदारों को 47 टाइप के वो टैक्सेस देते हैं, तो वो चलाना अभी नामुमकिन है। जो सनतें बंद हो गई उसमें कुछ सनतें मतलब सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए और कुछ सोच रहे हैं कि हम अपनी जो मतलब प्लांट्स हैं और मशीनरी है उनको वहां पे इंस्टॉल कर लें। नहीं तो ऐसे तो हमारी पॉलिसी नहीं शायद साहब, मैं एक सवाल समर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, ऐसे में नई इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं सकती। फिर ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर बड़े बड़े वफ्द लेके गया था, वहां पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि वहां से पैसा पाकिस्तान लाया जा सके। यहाँ पर ताजिर बरादरी, इनके अपने इंसाफ ट्रेडर्स विंग परेशान है, तंग है। सरहद चेंबर बता रहा है कि कितना मुश्किल कारोबार करना हो गया, बल्कि ये सभी की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो समर साहब, ऐसे में नई इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिशें करते हैं, दुबई जाते हैं, ये करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो ये क्यों हो रही है? ये पैसे का ज़िया फिर क्यों हो रहा है जब अंदर के हालात इतने खराब हो चुके हैं? क्लाइमेट समर साहब हैं इनके जो ये बोर्ड मेंबर्स हैं, ये सिर्फ अपनी पार्टी मेंबर्स को खुश करने के लिए, उनको फाइनेंशियली रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। और मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहूँगी कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आपको पता चलेगा कि ये चंद ही लोग हैं, 20, 25, 30 लोग हैं जो कि हर बोर्ड में रिपीटेड मेंबर्स हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, कोई खुद, और इनको हर मीटिंग के लिए 50 से 70 हज़ार रुपए ये वसूल कर रहे हैं, इवन ऑनलाइन मीटिंग के लिए। इनकी ग्राउंड पे कारकर्दगी क्या है? आप मुझे बताएं कि सीएम साहब ने कभी गाड़ी से उतर के, हेलीकॉप्टर से उतर के पेशावर के किसी बाजार का दौरा किया है? पेशावर में इतने धमाके हुए हैं, हमारे बाजारों ने इतना सफर किया है। इस साल भी एक इमाम बारगाह में बहुत बड़ा धमाका हुआ है जुमे वाले दिन। आप बताएं कि कहीं कैमरे लगाए गए हैं, कोई सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है? हमारी जो वजीरिस्तान में एक बच्चों के स्कूल पे भी हल्का फुल्का हमला हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत डैमेज नहीं हुआ। मैंने खुद ये बात 2 दफा उठाई है पिछले महीने में कि जी हमें बैठ के एक सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए जो अंदरून पेशावर के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होती है। हम बच्चों का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल 16 दिसंबर है और पूरे पहले दिसंबर से पूरा पेशावर एक सोग के माहौल में बैठ जाता है। तो यहाँ पे तो जो अपने पेशावर के मतलब जो वो बच्चे, उनके माँ बाप को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। तो आप ताजिर बिरादरी की बात करें, लोग अपना कारोबार लेके, अपने बच्चे लेके, अपनी फैमिलीज लेके पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से नकल मकानी कर रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि पेशावर ही खैबर पख्तूनख्वा की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पेशावर को इस हुकूमत ने सौतेले बच्चे की तरह देखा है। कभी उसकी किसी हुकूमती पार्टी ने इनकी किसी इशू के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। और ताजिर बिरादरी ने तो बहुत सफ़र किया है, मैं उनकी स्ट्रगल की विटनेस हूँ। हर मोड़ पे कोविड पे उन पे जुल्म ढाया गया, कोविड के बाद टैक्सेशन की जद में उन पे जुल्म ढाया गया, अब उनकी प्रोटेक्शन की बारी आई है। आप हुकूमत वक्त हैं, ये आपका काम है। आप अपने सिटीजन्स की जिंदगी के, उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेवार है। ये कैसी हुकूमत है कि थोड़ी सी भत्ते की भी कॉल आती है तो हुकूमत गायब हो जाती है? हमारे एमपीए फैसल ज़ेब खान जो शांगला से बिलोंग करते हैं, इस महीने 2 दफ़ा उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई है।
उनके जो भाई हैं वो वहाँ के इलेक्टेड मेयर भी हैं, मतलब जो अवामी वहाँ पे नुमाइंदे हैं शांगला में, उनके तो घर के तक ही लोग जा पहुंचे हैं। और हम लेटर लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम और उनकी कैबिनेट की तरफ से, बिल्कुल लापरवाह। लेटर का तो कुछ नहीं होना, ये तो मतलब अगर दुश्मन के साथ भी नहीं करता। सबर साहब, ये खत जो है ना, इसका क्या होना है, मैं इस पे आपसे पूछूंगा भी, शाहिद साहब से भी, क्योंकि आपने ओवरऑल बात की है कि सुबह इस वक्त बदहाली का शिकार और माली बहरान का शिकार भी है। तो बल्दियात के हवाले से भी आज हमारे पास एक स्टोरी आई थी जिसमें बताया गया था, जिसमें हमने देखा था कि तातुल का शिकार थे वो बातचीत जो कि हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान थी। मैं वापस उस पर आऊंगा भत्ता खौरी वाले मामले पर, लेकिन ये भी मामला अहम है कि सूबाई हुकूमत के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। एक हफ्ते बाद भी कमेटी का इजलास नहीं तलब किया जा सका, जिसके बाद सिफारिशात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। असल जो मामला है जी कि सूबाई हुकूमत ने शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने पेश भी किए थे, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे रवां बरस के तरक्याती फंड से महरूम है। असल बात यह जी कि मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि अभी तक महरूम है और माली साल के 6 माह गुजर गए हैं। सूबाई हुकूमत फंड्स की फरामी का वादा तो कर रही है, लेकिन बाकायदा फ्रेमवर्क फराम नहीं कर रही, और लोकल गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स में जो तरमीम की गई हैं इसकी वापसी के लिए भी कोई अमल शुरू नहीं हो सका है। तो ये वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का हाल है। मैं शाहिद साहब आपसे आपकी तरफ वापस भत्ता वाले मामले पे और इंसाफ ट्रेडर्स विंग के इस लेटर पे आना चाहूँगा। क्या इस खत से आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा, या इवेंचुअली, क्योंकि ये साहब हैं ये टीवी पे आने से इनकार कर रहे थे, हमने राब्ता भी किया था जिन्होंने लिखा है, आतिफ अलीम साहब या जो भी होंगे, क्या पता इन्होंने फाइनेंसिंग भी की हो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जलसों की, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये भी बदजन होंगे? और जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज जा रहे हैं, तो ये इवेंचुअली इस खत का नतीजा भी कोई नहीं निकलेगा शायद साहब? जी, ये तो वो जानते हैं आतिफ साहब कि आतिफ साहब ने इमरान खान साहब को खत लिखा है, क्योंकि जब आतिफ साहब ने इमरान खान साहब के लिए ताजिर कन्वेंशन का इनेकाद भी पेशावर में किया था और उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल हम तो गैर सियासी हैं और हम तो सरहद चैम्बर जो है वो किसी सियासत में नहीं आना चाहता जी। हमने भी काफ़ी मतलब कोशिश की है इस हवाले से, और सूबाई गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ, कि इस पे कंट्रोल ये कर लें। बहुत से दोस्त उनके फॉरवर्ड मैसेजेस मेरे मोबाइल में पड़े हैं, जिनको मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, वो परेशान आके हमारे चैम्बर आ जाते हैं। हम उसको वही लीगल वे का मशवरा देते हैं कि आप प्रॉपर चले जाएं, FIR कर लें, और FIR के ज़रिए मतलब पुलिस को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें और आला हुकाम को भी इन्वॉल्व कर ले। हम खुद भी उसके लिए कोशिश करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो, लेकिन जब वो लोग जाते हैं, जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज किया, तो वो बेबस हो जाते हैं। बहुत से लोग उनको पैसे दे चुके हैं, पत्ताखोरों को पैसे दे चुके हैं। इवन आपको भी पता होगा कि सुनने में भी आया है, मैसेजेस भी सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि सूबाई हुकूमत के चंद वज़रा को भी मैसेजेस आ रहे हैं। Exactly. तो मतलब अभी अवाम क्या करे, जब मौजूदा हुकूमत जो जिसके पास इख्तियार हैं, जिसके पास पूरी एनर्जी है, उनको खत आते हैं, उनको मैसेजेस आते हैं, और उनका भी वो कोई नुमाया वो सामने नहीं लाते मीडिया को और अवाम की तसल्ली को कि भाई ये कौन लोग हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं बत्ताखोरी पे कि भाई हमें बत्ता दे दे। तो आम आवाम और फिर आम दुकानदार या आम कारोबारी आदमी वो तो बहुत कमजोर होता है, और हर एक कारोबारी आदमी शरीफ होता है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकता। Exactly. वो तो बेचारा सुबह हक हलाल मजदूरी के लिए निकलता है, अपने बच्चों का अपने पेट भी पालता है और मुल्क के लिए भी वो टैक्स पे करता है। तो इस हालत में तो ताजिर बरादरी की नजरें जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि इस हद से कोई फर्क पड़ जाएगा। क्यों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, सब इदारे ये जानते हैं, न्यूज़ पे ये बार बार आ रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, लोग मदद मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने, हमने तो नहीं देखा कि KP का कोई वजीर या वजीर आला या पुलिस हुकाम के आला अफसरान जाके एक मुतासिरा शख्स के घर गए हो, उसको दलासा दिया हो, उसको मतलब कंधा दिया हो कि हम आपके साथ हैं। बल्कि ऐसे हालात है कि हम देख रहे हैं कि पुलिस के ऑफिसर या इदारों के अफसरान वो तो खुद इतने बड़े प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं, आगे और पीछे उनकी गाड़ियां होती हैं, तो एक दुकानदार, एक कारखानादार वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता।
सही। और ऐसे में ये भी बताते जाएं शाह साहब के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का, जो मैंने समर साहब से पूछा था, मैं आपसे पूछूं, ऐसे में वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला सकें, एफडीआई ला सकें, तो वो कितनी मुज़क्किर चीज लगती है आपको, क्योंकि आप तो खुद ऑन ग्राउंड है जी? इरफान साहब बदकिस्मती हैं, वो जब जाते हैं और वो दुबई में, और अभी पता नहीं कि कहीं सेंट्रल एशिया में भी उन्होंने प्लान किया है जी, या अभी टी-डेक की तरफ से कल भी एक लेटर आया कि वो अफगानिस्तान में एक मतलब एक्सपो करना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये सब चीजें बेकार हैं। जब आपके सूबे में कोई, हमारा मुल्क का मतलब हमारा पंजाब से कोई भाई नहीं आ सकता, उसको हालात का पता है, कराची से कोई नहीं आ सकता, तो दुबई से कौन आएगा? सही। बहुत शुक्रिया, और दुनिया बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, वक्त इख्ताम पे पहुंचा, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा समर साहबा का, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, और अहम तरीन स्टोरीज जो खैर पख्तूनख्वा से हैं और पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि शायद अमन अमान आए, हालात बेहतर हों, इस दुआ के साथ